Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I again welcome you back to the Gamma series और जो आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो कई सारे चैप्टर्स का मिक्सचर है। तो आज हम हीट डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस पूरे हम वन शॉट में आपको आज हम पूरा हीट समेट के आपको दे देंगे विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर नीट प्रिपरेशंस। तो स्टार्टिंग विथ हीट बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म होता है और जो टेम्परेचर होता है वो हीट का मेजर होता है। सो टेम्परेचर बताता है कि बॉडी हॉट है या कोल्ड है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन स्केल होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, जो उनके बीच का इंटर कन्वर्जन है। ये कुछ इस तरह होता है। फ़ारेनहाइट है। So this is the interconversion of temperature between Celsius, Fahrenheit and Kelvin. सेल्सियस का आप देखते हैं 100 से 0 है, 0 उसका लोवेस्ट पॉइंट था, 100 उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर Fahrenheit 32 is the ice point, 212 is the boiling point. Similarly for Kelvin 273 is the ice point and 373 is the boiling point. अब हीट में अगर हम बात करें तो पहला टर्म आपका होता है हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? एक कोई बॉडी है, उसको हमने कुछ हीट प्रोवाइड किया और उसका टेम्परेचर कुछ डेल्टा टी अमाउंट राइज कर दिया। सो हीट प्रोवाइड करने पे जो भी टेम्परेचर में राइज आया उसके प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा की होता है सी डेल्टा टी। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आएगा? सी विल बी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। दिस सी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? It is the heat required to raise the temperature of a unit mass by a unit degree centigrade. तो Q is equal to m s delta t. तो S क्या होगा? Q upon m delta t. That is joule per kg Kelvin. फिर बात आती है मोलर हीट कैपेसिटी की। जैसे हमने ऊपर बात की थी मास की, नीचे हम बात करेंगे मोल्स की। सो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ म्यू नंबर ऑफ मोल्स बाय अ यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। सी बन जाएगा Q अपॉन म्यू डेल्टा टी। म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, तो जूल पर मोल केल्विन। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे मास के बारे में बात हो रही है और नीचे आपका हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोलर हीट कैपेसिटी। अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। सो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? कि हीट प्रोवाइड करने पे या तो बॉडी का लेंथ चेंज होगा, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन, या तो उसके साइड्स चेंज होंगे तो उसका एरिया चेंज होगा, सरफेस एक्सपेंशन, और या तो उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा, दैट विल बी वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इसके एक्सप्रेशन जो होते हैं दैट इज जो नया लेंथ एल डैश दैट इज एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और एरिया इज ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस beta delta t, and for volume it is v dash is equal to v 1 plus gamma delta t. L इनिशियल लेंथ है, A आपका इनिशियल एरिया है, V आपका इनिशियल वॉल्यूम है। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन एंड गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और जो इनकी रिलेशन होता है, गामा इज 3 टाइम्स अल्फा एंड बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा। उसको नोट कर लीजिएगा, एक्सपेंशन पे सवाल आपका बनता ही बनता है हर साल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। फिर जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है, तो एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एल डैश अपॉन एल क्या बन जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 बदल गया ये, तो
L dash minus L upon L is equal to alpha delta t. Therefore, delta L upon L is alpha delta t. And change of length upon length is basically strain. अब जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल स्ट्रेस, मीन्स हीट प्रोवाइड करने पे जो बॉडी के डायमेंशन में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस. सो यंग्स मॉडुलस क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन. तो यहाँ पे जो भी लेंथ में चेंज आया है, दिस इज स्ट्रेन, दिस इज ड्यू टू प्रोवाइडिंग ऑफ हीट. तो हमने यहाँ पे थर्मल वर्ड यूज किया है. सो थर्मल स्ट्रेस क्या बन जाएगा? y into thermal strain. And what is thermal strain? Alpha delta t. Therefore, thermal stress is y alpha delta t. ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से नोट कर लिएगा अपनी कॉपीज यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं. इसको काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए. दिस इज योर थर्मल स्ट्रेस. जो भी हीट प्रोवाइड करने से बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस. आगे बात करते हैं लेटेंट हीट की. स्पेसिफिक हीट में क्या था? हम उस बॉडी को कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसकी बॉडी में सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आता है. बॉडी का जो स्टेट था, जैसे अगर सॉलिड बॉडी है वो सॉलिड ही थी, लिक्विड है लिक्विड ही है, गैस है तो गैस ही है. बट इन लेटेंट हीट व्हेन यू प्रोवाइड हीट, सपोज ये आइस का सैंपल है, इसको मैंने हीट प्रोवाइड किया, ये मेल्ट होके बन गया वाटर बन गया. तो जो हीट की वजह से आपका बॉडी अपना स्टेट चेंज करता है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट. एंड दैट लेटेंट हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी. तो जब ये हटाओगे तो मिल जाएगा m into L. L is Q by m and L is known as latent heat. अब इसमें दो कैटेगरी हैं, एक होता है LF, एक होता है LV. दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मीन्स या तो सॉलिड लिक्विड से बन रहा होगा, मतलब सॉलिड लिक्विड बन रहा होगा, या लिक्विड आपका सॉलिड बन रहा होगा. देन यू विल यूज LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. LV, वेपराइजेशन. या तो लिक्विड आपका वेपर बन रहा होगा या वेपर आपका लिक्विड बन रहा होगा. तो उस केस में आप जो भी आपको दिया रहेगा, या तो फ्यूजन या वेपराइजेशन, यू विल यूज दैट फॉर लेटेंट हीट. एंड इट इज ओनली यूज्ड व्हेन देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या वाइस वर्सा, जो भी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा आपका. अब बात करते हैं कैलोरीमेट्री की. कैलोरीमेट्री इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट. तो इसका सिंपल सा फंडा है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी is equal to heat gained by cold body. So this principle is based upon the conservation of energy. जो भी heat आपका hot body lose करेगा, उतना ही heat आपका cold body gain करेगा. बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इस पे सवाल आपका हर साल बनता ही बनता है आपका. And this is only applicable if the system is isolated in nature. So this was all about heat. Now we move on to the next segment, that is heat transfer mechanism. You have three methods of heat transfer mechanism. The first one is conduction. पहले हम बात करते हैं conduction की. Conduction is a heat transfer of heat mechanism. इस जिसमें heat, जैसे मान लिया अगर आपकी ये एक hot body है, इसका टेम्परेचर कुछ TH है, और ये एक cold body है, इसका टेम्परेचर TC है. इसके बीच में मैंने यहाँ पे कोई एक फिजिकल मीडियम कनेक्ट कर दिया है. सो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी. तो जो भी हीट फ्लो करती है, इट इज इक्वल टू KA चेंज ऑफ टेम्परेचर टाइम अपॉन, सपोज इनके पीछे सेपरेशन x है, तो ये x हो गया. This is the value of heat which gets transferred in the form of conduction from hotter body to colder body. और कंडक्शन में सिर्फ हीट फ्लो करती हैं, मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह फिक्स रहता है, अपनी जगह ही सिर्फ ऑसिलेट करता रहता है. फिर इसमें एक टर्म होता है Q by T, दैट इज
हीट रेट, इसकी वैल्यू हो जाएगी के ए टी एच माइनस टी सी अपॉन एक्स, इसको कहते हैं हीट रेट। तो जूल अपॉन टाइम, जूल अपॉन सेकेंड इज वॉट, तो इसका यूनिट वॉट में होता है, ये आपका जूल्स में होता है। फिर जो अगला आपका हीट मैकेनिज्म दैट इज रेडिएशन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई सैंपल है टेम्परेचर टी पे और सराउंडिंग आपका टेम्परेचर टी नॉट पे है, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दिस बॉडी विल लूज हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और रेडिएशन आप जो हीट के फॉर्म में होंगे। तो जिस रेट से आपका टेम्परेचर कम हो रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो माइनस डी टी अपॉन डी टी विल बी के टाइम्स टी माइनस टी नॉट। तो आपने जो एक्सप्रेशन बचता है दैट इज टी माइनस टी नॉट ई का पावर माइनस के टी बाई सी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, मैं यहाँ पे प्लॉट करूं टी माइनस टी नॉट और यहाँ पे टाइम लूं, तो ये जो है ये कुछ एक्सपोनेंशियली फॉल करेगा। ये अगर मैं इसको प्लॉट करूं नेचुरल लॉग टी माइनस टी नॉट ओवर टाइम टी, तो ग्राफ कैसा है y इज इक्वल टू एम, एम क्या है माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, सी आपका ये इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह बनेगा, देखो आपका स्लोप नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फिर बात करते हैं हम स्टेफेंस लॉ की। स्टेफेन लॉ क्या है, मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है ये, तो ब्लैक बॉडी टेम्परेचर टी पे है, तो ये जो भी रेडिएशन एमिट करेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। और दूसरा केस यहाँ पे कोई ब्लैक बॉडी एक चेंबर में इनक्लोज है, उस चेंबर का टेम्परेचर टी नॉट है, इसका बॉडी का टेम्परेचर टी है, तो जो एनर्जी एमिट होगी दैट विल बी सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4। सिग्मा जो होता है वो आपका स्टेफेंस कांस्टेंट होता है। इन जनरल अगर बॉडी आपकी ब्लैक बॉडी नहीं है तब यहाँ पे एक टर्म हम जोड़ते हैं एमिसिविटी। तो फॉर ब्लैक बॉडी एप्सिलॉन इज 1, फॉर एनी गिवन बॉडी दिस वैल्यू विल वैरी फ्रॉम 0 to 1। रिफ्लेक्टर है तो उसकी वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे, सो दिस वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 to 1। ये आपके जनरल एक्सप्रेशन है इफ यू आर यूजिंग स्टेफेंस लॉ फॉर रेडिएशंस। अब आइए अगला टॉपिक जिस पे बात करते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ conversion of heat into other forms of energy, into other forms। पहले इसमें हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, जिसको हम लिखते हैं U से। तो अगर कोई भी सैंपल है, उस सैंपल में कोई मॉलिक्यूल है तो वो मूव कर रहा होगा। नाउ दिस मूवमेंट विल हैव kinetic energy of translatory motion, rotatory motion and vibratory motion। तो ये इस मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी एंड दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और ये इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे रैंडमनेस आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पे आपकी। तो इसी बिहाफ पे अगर हम बात करें, जो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरोथ लॉ ये बोलता है कि मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये टेम्परेचर टी ए पे है, ये टी बी पे है। मान लीजिए ए ज्यादा है बी कम है, तो क्या होगा, हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक ए बी के बराबर ना हो जाए। दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर हमने क्या किया, हमने ए को कनेक्ट किया सी के साथ, फिर वही केस है ए और सी अलग अलग टेम्परेचर है, कब तक हीट फ्लो करेगा जब तक ए का टेम्परेचर सी के बराबर ना हो जाए, और दे बोथ हैव अटेन्ड अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। नाउ इफ यू ब्रिंग बॉडी बी एंड सी टुगेदर यू विल सी दैट नो हीट फ्लोज बिटवीन देम बिकॉज टीबी विल बी इक्वल टू टी सी। दिस इज योर zeroth law of thermodynamics which talks about, yeah, it is based upon the concept of thermal equilibrium। मतलब हीट तभी फ्लो करती है जब बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बना होगा एंड द हीट स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेनेवर देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज बीइंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फिर इसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की।
ये लॉ ये स्टेट करता है कि हमने सिस्टम को, इस मान लीजिए कोई पिस्टन है, ये पिस्टन है, हमने उसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो करते करते सिस्टम आपका ऊपर चला गया। जब ऊपर जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कुछ वर्क परफॉर्म हुआ होगा। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि हमने जो भी इसको हीट सप्लाई की है उस हीट का कुछ पार्ट इस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और कुछ पार्ट जो है वो उसके वर्क में जाएगा। एंड व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज बेसिकली P dV. P is pressure and dV is change of volume. तो अगर आपको वर्क निकालना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ P dV, या ग्राफिकली अगर आपको एग्जाम में प्रेशर वॉल्यूम का कर्व दिया है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया, यहाँ वॉल्यूम लिया, कुछ मान लो कुछ इस तरह कुछ लाइन बन रही है, तो ये आपका कुछ एरिया कवर होगा। तो अगर मैं इतने पार्ट का एरिया निकाल लूं तो मुझे क्या होगा, इतने पार्ट का मुझे गैस का वर्क मिल जाएगा। सो ग्राफिकली इट मींस दैट एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व विल गिव यू वर्क डन बाय द गैस। अब इसके बाद बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो प्रोसेस हमको मेनली 3 या 4 तरीके के पढ़ने हैं हमको। पहला है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, तो चेंज ऑफ इंटरनल कितना होगा, 0 होगा। सो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ विल बिकम dq is equal to dw. So this is your isothermal process या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और जो वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दैट इज nRT नेचुरल लॉग V2 by V1, या इक्वेशन होती है PV is equal to nRT. Now n is number of moles, R is gas constant. इस प्रोसेस में T भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, LHS वाला कांस्टेंट हो गया। मतलब P1 V1 will be equal to P2 V2। तो अगर यहाँ पे V2 by V1 है तो ये बन जाएगा P1 by P2। बाकी गैस जब एक्सपैंड होगी वर्क हम लेंगे पॉजिटिव, या अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस गैस का एक्सपेंशन है। वर्क नेगेटिव आएगा मतलब V2 कम है V1 ज्यादा है, मतलब गैस आपकी कंप्रेस हो रही है। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा। गैस एक्सपैंड होगी, सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। हम कंप्रेस करेंगे, सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वर्क नेगेटिव आएगा मेरा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। So for positive work means gas is expanding, for negative work that means gas is compressing या system is getting compressed. Next बात करते हैं हम adiabatic process की। So adiabatic process is in which change of heat या exchange of heat with system and surrounding is 0. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 is equal to du plus dw और dw is equal to minus du। अच्छा, इसकी इक्वेशन होती है P V raised to gamma is equal to constant. Now what is gamma? Gamma is specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume. तो गैस की 2 स्पेसिफिक हीट होती हैं और जो Cp माइनस Cv आएगा दैट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ये आपको 2 इक्वेशन याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी। बाकी जो वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक होता है दैट इज nR upon 1 minus gamma T2 minus T1. This is the work done of the adiabatic process. और हम इसी इक्वेशन को P V raised to gamma जो है उसको अगर हम T और V के टर्म में लिखना चाहें या P और T के टर्म में लिखना चाहें, जैसे आपका क्या था, P V raised to gamma कांस्टेंट है मतलब P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma। एक लिख सकते हैं हम T V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे करेंगे, इसको nRT by V कर दीजिएगा तो ये T और V में कन्वर्ट हो जाएगा। सो T1 V1 गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस 1। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर टर्म लिखना है तो ये होता है P1 माइनस गामा T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2
1 माइनस गामा T2 गामा। तो ये आपकी तीन इक्वेशंस हैं एडियाबैटिक की, P और V के टर्म में, T और V के टर्म में, और P और T के टर्म में। ये तीनों आपको आनी चाहिए, आपको एग्जाम में आपके काफी काम आएंगी है। तो अगर हम एडियाबैटिक और आइसोथर्मल को ध्यान से देखें तो दोनों में कोई बहुत खास फर्क नहीं है। आइसो में क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एडिया में क्या है, PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। मतलब अगर इन दोनों ग्राफ जो होगा वो इनवर्स ग्राफ होगा। तो अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो ये भी फॉल करेगा और ये भी फॉल करेगा। बट अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, इस वाली इक्वेशन का स्लोप निकालूं, तो dp बाई dv जो आएगा दैट विल बी माइनस इसको अगर हम डिफरेंशिएट तो क्या बन जाएगा, p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। तो dp बाई dv विल बी इक्वल टू माइनस p अपॉन v। सिमिलरली अगर मैं इसका निकालूं तो इसका जो dp बाई dv आएगा दैट विल बी माइनस p अपॉन v। तो देखो इसका स्लोप जो एडियाबैटिक का स्लोप है वो गामा टाइम्स ज्यादा है। तो जो स्टीप ग्राफ है वो एडिया का है, जो ये ग्राफ है वो आइसोथर्मल का है। मतलब एडियाबैटिक में जो प्रेशर वॉल्यूम का जो वेरिएशन है वो ज्यादा स्टीप फॉल करता है बाय द वैल्यू ऑफ गामा। दिस इज फॉर आइसो, दिस इज फॉर एडियाबैटिक रिएक्शंस या प्रोसेस। तो ये तो बात हो गई आइसोथर्मल की और एडियाबैटिक की। तीसरा आपका आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। तो वर्क अभी हमने क्या निकाला था, इट वाज PdV एंड वर्क वाज इंटीग्रल PdV। अच्छा P कांस्टेंट, तो P को बाहर निकाल लो तो बन जाएगा dV। मान लो V1 से V2 जा रहे हो तो प्रेशर विल बी, सॉरी वर्क विल बी V2 माइनस V1। बाकी dq इज इक्वल टू du प्लस dw है ही आपका, ये एज इट इज अप्लाई होंगी। एंड dq फॉर आइसोबैरिक इज NCP dt। दिस इज फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क इज P डेल्टा V या P V2 माइनस V1। अब अगर हम इसी में चौथे की बात करें दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 होगा। यहाँ पे देखो वर्क की वैल्यू क्या है, P dV है। तो अगर dV 0 है तो वर्क कितना आएगा, 0 बन जाएगा। सो फॉर आइसोकोरिक dq विल बी इक्वल टू ओनली du, और आइसोकोरिक में ये NCV dt बन जाएगा, dq की वैल्यू आपकी। फिर इसमें जो लास्ट आपका प्रोसेस है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ये देखो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये P है, ये V है, हम यहाँ थे इधर गए तो मान लो यहाँ पे P1 V1 T1 था, यहाँ P2 V2 T2 था, ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन हो गया। और देखो आप जहाँ थे वहाँ पहुँच गए। तो क्या है आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो गया है। सिंस इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है तो चेंज ऑफ इंटरनल 0 होगा, क्योंकि आपके स्टेट में कोई चेंज आया ही नहीं, जहां तक देखा वहीं पहुंच गए। सो dq क्या बन जाएगा, dq विल बी इक्वल टू dw। दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा वर्क क्या होगा, एक्सपेंशन में ये पूरा वर्क होता है, कॉन्ट्रैक्शन में ये पूरा वर्क होता है, तो नेट वर्क क्या है, ये आपका नेट वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन आपका 0 नहीं होगा आपका। अब आइए बात करते हैं हम हीट इंजन्स की। तो हीट इंजन में क्या होता है, ये आपका एक सोर्स होता है, मान लो टेम्परेचर T1 पे है, ये सोर्स है, इससे हीट निकली, ये आपका कोई वर्किंग सब्सटेंस है, इससे आपने कुछ वर्क अचीव किया और जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाई हीट उसको आपने अलोंग द सिंक रिजेक्ट कर दिया टेम्परेचर T2 पे। तो अगर हम एनर्जी कंजर्व करें तो इनपुट Q1 है विच बी Q2 प्लस W। तो W क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट। तो क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बन जाएगा, या 1 माइनस Q2 बाय Q1। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब हीट इंजन के बारे में बात करते हैं हीट पंप्स की या रेफ्रिजरेटर की। तो जस्ट इसमें प्रोसेस उल्टा होता है आपका।
इसमें वर्क किया जाता है। तो एक लोअर टेम्परेचर से आपका हीट फ्लो करता है, वर्क होता है, और ये Q1 बन गया जो हायर सोर्स टेम्परेचर में आपका जा रहा है। क्वेश्चन वही है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, और इसमें एक टर्म होता है बीटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये होता है Q2 बाय W। यहाँ से ऊपर से W कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी Q1 माइनस Q2। दिस बीटा विल गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपको ये बताता है कि हम कितना वर्क करें तो उसकी वजह से कितना ये हीट सिंक से एब्जॉर्ब करके सोर्स में वापस इजेक्ट कर देगा। दिस विल गिव यू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लास्ट जो इसमें थर्मो का आपका टॉपिक है दैट इज कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एक तरह का बहुत एक आइडल इंजन है विच ऑपरेट्स बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। उसका पीवी डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। जो इसका पहला प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये टेम्परेचर T1 पे हो रहा है। फिर देन यू हैव एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो A से B गए, B से C गए। फिर उसके बाद यू हैव आइसोथर्मल कंप्रेशन, C से D जाने में, तो ये टेम्परेचर T2 पे हो रहा है। फिर यू हैव एडियाबैटिक कंप्रेशंस, तो यहाँ पे प्रेशर कुछ है, यहाँ पे कुछ प्रेशर है, ये अलग वॉल्यूम, यहाँ V1 ले लो, यहाँ V4 मान लो, यहाँ पे V2 ले लो, यहाँ पे V3 ले लो। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1 माइनस T2 बाय T1। तो अभी हमने हीट इंजन में क्या निकाला था, 1 माइनस Q2 बाय Q1 निकाला था। कार्नोट क्या है, 1 माइनस T2 बाय T1। देखो वी कैन राइट Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो अभी हमने रेफ्रिजरेटर में क्या लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाज Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, जिसको हम टेम्परेचर से रिप्लेस करके लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 माइनस T2 करके भी लिख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इस पे सवाल तो बनता ही बनता, आंख बंद करके सवाल आना ही आना है इसके ऊपर। तो आपको किसी भी हाल में ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी इसको पक्का करके जाना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब हीट में हमारा लास्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मान लीजिए कोई चेंबर है आपका, इस चेंबर में कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल जा रहा होगा, ऐसे लौट के आ रहा होगा। सो अपॉन कोलिजन it must be exerting a force on this area which will result into the force. So pressure exerted by any gas molecule is 1/3 rho v square. V basically होता है RMS speed of the molecule. तो यहाँ से जो RMS speed की वैल्यू कितनी आएगी, √3p अपॉन रो आ जाएगी। P आपका प्रेशर है और रो आपकी डेंसिटी है इस गैस सैंपल की। फिर उसके बाद वी नीड टू फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें 1 मोल की, तो 1 मोल की होती है 1/2 mv²। दिस विल कम आउट टू बी 3/2 RT। तो जब V निकालोगे यहां से आपको, तो ये बन जाएगा √3 RT/m आ जाएगा। और अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस की निकालोगे, दिस विल बी हाफ mv² 3/2 kBT। तो एक मॉलिक्यूल में एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT एंड फॉर 1 मॉलिक्यूल इट इज 3/2 kB। अब kB क्या है, kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज R/Na। R गैस कांस्टेंट है, Na आपका एवोगाड्रो नंबर होता है आपका। और किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम एक मोल का सैंपल लेते हैं, तो उस मोल सैंपल में जो RMS स्पीड होगी दैट इज 3 RT/m। अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें दैट विल बी 3 kBT/m। एवरेज स्पीड इज √2 RT/, ये मोलर मास है, तो एक मॉलिक्यूल का हो गया। अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो 2 kBT/ आप स्मॉल m कर दोगे। और अगर आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना है फॉर 1 मोल, तो 8 RT/m। m इज मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो 8 RT/pi इंटू, सॉरी R नहीं होगा, ऊपर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, kB करके होगा। दिस विल बी योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये RMS स्पीड हो गया। एक
ये आरएमएस हो गया आपका एक मॉलिक्यूल का या एक मोल का, ये एक मॉलिक्यूल का है। एवरेज एक मोल का, एक मॉलिक्यूल का, मोस्ट प्रोबेबल एक मोल का और एक मॉलिक्यूल का हो गया आपका ये। अगला हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F is equal to 3n minus k. n is number of molecules, k is number of independent relations. तो अगर बात करें मोनोएटॉमिक गैस की, तो मोनोएटॉमिक गैस में n का वैल्यू 1 होता है, k का वैल्यू 0 होता है, तो F आपका 3 आ जाएगा। फिर बात करते हैं डाई एटॉमिक गैस की, n 2 होता है, k आपका 1 होता है, सॉल्व करने पे F आपका 5 आ जाएगा। लेकिन एट हाई टेम्परेचर्स इसमें 2 मोड्स और जुड़ जाते हैं रोटेशन के, तो F बन जाता है 7। फिर आपका आता है ट्राई एटॉमिक गैस। अब इसमें 2 हैं। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 होते हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन जो होते हैं इसके अंदर वो 2 होते हैं, तो F का वैल्यू कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। अगर नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में n का वैल्यू 3 है और k का वैल्यू भी 3 बन जाता है, तो F बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। जैसे लीनियर मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा आपका ट्राइटॉमिक में, नॉन लीनियर कुछ इस तरह बनेगा। तो आपके 2 रिलेशन है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 करके हैं यहाँ पे। So this is degree of freedom for मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक गैस। अब आखिरी में बात करते हैं कि इनकी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटीज क्या होंगी। तो एक आपका लॉ होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। वो ये स्टेट करता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, जितने भी आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, इन एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम every molecule has energy equal to half kBT। जैसे सपोज मैंने बात की मोनोएटॉमिक की, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू कितना है? 3 है, तो टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी? 3 × 1/2 kBT। अगर हम एक मोल की बात करें, हम एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 3/2 RT। तो CV क्या होगा? दैट इज du/dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाएगा 3/2 R बन जाएगा। CP क्या होता है? CV + R, इसको जोड़ोगे दैट बन जाएगा 5/2 R। एंड व्हाट इज गामा? गामा इज CP/CV, तो 5/2 R अपॉन 3/2 R। सॉल्व करने पे गामा कितना आ जाएगा? मोनोटॉमिक का 5/3 आ जाएगा। अब अगर हम इसी में बात करें डाई एटॉमिक की, तो F कितना होता है? 5 होता है, यहाँ पे 5 कर दो तो कितना बन जाएगा? 5/2 RT बन जाएगा। तो CV बन जाएगा 5/2 R, CP बन जाएगा 7/2 R। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे 7/5, तो फॉर डाई एटॉमिक ये बन जाएगा 7/5। ऐसे अगर आप ट्राइटॉमिक करना चाहें तो ट्राइटॉमिक में F पुट करिएगा, गो विद द सेम स्टेप, यू विल गेट द गामा फॉर ट्राइटॉमिक गैस, चाहे वो लीनियर मॉलिक्यूल के हो चाहे वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के हो। और इन जनरल अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं, गामा होता है 4 + F अपॉन 3 + F। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर गामा टू फाइंड फॉर एनी पॉली एटॉमिक गैस। उसका F पुट कर दिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। So friends, this was all about heat, which contained about heat transfer, thermodynamics and kinetic theory of gases। ये आपके नीट एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, इससे आपके 2 से 3 सवाल हर साल आपके बनते हैं। So please do focus on this subject, on this topic very carefully। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। सवाल आसान होते हैं बट थोड़े आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। मॉडर्न था, मॉडर्न सिंपली आपका फॉर्मूला बेस्ड था, बट इन हीट यू सिंपली हैव टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स केयरफुली। सवाल इसके से कोई बहुत मुश्किल नहीं आते कि आप ना कर पाए। तो इन द एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई एस्पिरेंट्स हु आर एमिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन दिस ईयर।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा करें, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं, अच्छी रैंक लाएं, एंड यू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर इन योर लाइफ. Hence, Team Unlock Science and Team Gamma wishes all the very best to all the NEET aspirants. बाकी अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, हमें प्लीज़ लाइक करें, आप शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. To get the latest notifications, please do hit the bell icon, and to get the detailed notes, visit us at www.unlockscience.in. Friends, thank you very much, and all the very best for your NEET examination.